इसको ले लेते हैं। तो आप ये जानते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर एक्स और वाई सब रियल नंबर होते हैं। एक्स को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई जेड से। वाई को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एम जेड से। ठीक है, ये पहली चीज है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है वो एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक्स का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई, मतलब जो आई के साथ। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे अच्छा, एक्स और वाई हमेशा रियल नंबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा, वो नॉन रियल नहीं होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल वाइज चलें कि आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया 2 + 3i, इसका रियल पार्ट कितना होगा? 2 इमेजिनरी पार्ट 3 आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया 3 - 3i/7। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे ना 3/7 + -3/7 × i। अब इसका रियल पार्ट कितना होगा? 3/7 इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? -3/7 आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया -2i + 1। व्हाट इज रियल पार्ट? 1 आप इसको लिखेंगे ना 1 - 2i, यानी कि 1 + -2 × i। अब रियल पार्ट कितना दिख रहा है? 1 इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? -2 अब इसको आप ऐसे भी देखकर सेम ऑब्जर्व बता सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे नहीं ऐसे देखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं जाना है। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं? यस यहीं पे मैंने आपके सामने एग्जांपल कोट किया, जेड को मैंने लिख दिया -4i। व्हाट इज रियल पार्ट? अब 0 इसको आप लिखेंगे 0 + -4 × i। अब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया? 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया? -4 सब बातें कितने लोग समझ रहे हो? सभी लोग Yes, समझ रहे हो? यस तो ये तो बात हो गई नॉर्मल रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की, व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। अब बात आती है व्हाट इज आई। आई की वैल्यू होती है √(-1)। इसको हम कहते हैं आयोटा, ग्रीक वर्ड है, इसे हम कहते हैं आयोटा। अच्छा, √(-1) मतलब कहीं पे अगर √(-a) लिखा हो तो उसको हम लिखते हैं i√a, जहां पर a हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर हो। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ऐसा क्यों? जैसे मान लो √(-3) लिखा है तो आप इसको लिखेंगे ना √(-1), √(3), तो रिजल्ट बन जाएगा √(-1) से रिजल्ट क्या बन गया? आई। अरे √3 समझ गए कि नहीं? ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है बताओ? Yes, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है कि अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट लिखा है, ये तभी डिफाइंड होता है जब वन क्वांटिटी पॉजिटिव हो, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। मतलब दोनों क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। √ab का सिग्निफिकेंस तब है जब कम से कम एक क्वांटिटी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो वेल एंड गुड, बट दोनों क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, √ab का एग्जिस्टेंस ही तब है, अदरवाइज √ab का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। इसका लॉजिक सिंपल सा है, देखो जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा √(, मान लें 15 है, तो आप इसको लिख सकते हो √(3 × 5, यानी आप इसको √3 √5 में ब्रेक करके आराम से काम कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलो। yes, कोई कहे सर हम √(15) को √(-3 × -5 लिखें, कोई प्रॉब्लम? भाई तभी तो 15 ही आ रहा है ना, बट आप ये नहीं लिख सकते। -√15 होता है। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसके बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। अगर सपोज आप ये लेके चलते हैं तो आप इसको लिखेंगे √(-3), इसको लिखेंगे √(-5), इसको लिखेंगे i√3, इसको लिखेंगे i√5। ये बन जाएगा i² √3 √5। i² की वैल्यू भी इंप्रूव करेंगे, -1 होती है और ये -√15, तो ये रिजल्ट -√15 आ गया।
हम लेके चल रहे थे √15 को और आ गया -√15, क्योंकि ये स्टेप पॉसिबल नहीं है। ये जो स्टेप आपने लिखा ना, ये स्टेप पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं है? रूट के अंदर दोनों क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं नहीं हो सकती। सकता। नहीं हो कम से कम एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तभी रूट ए बी का डेफिनेशन है, अदरवाइज उसका डेफिनेशन ही खत्म होगा। और रूट ओवर ऑफ -1 आएगा, -a आएगा, उसको आप i√a लिख ही देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों होता है बोलो? यस सर। आप सोचो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपके सामने लिखूं 3 प्लस रूट ओवर ऑफ -5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका रियल और Yes, sir. इमेजिनरी पार्ट Yes, sir. बताओ। Real 3, imaginary Real. √5. इस तुरंत आप इसको लिखेंगे 3 प्लस i√5। अभी तो आपने लिखना सीखा ना? Yes. याद आया कि नहीं भाई? यस सर। और अब आप इसमें रियल पार्ट बताएंगे कितना, 3 इमेजिनरी पार्ट बताएंगे कितना? √5. समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? जैसे इसी z को अगर मैं आपके सामने लिखूं 4 माइनस रूट ओवर ऑफ -6/3, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी? Real is 4/3, 4/3. imaginary √6/3, minus √6/3. Imaginary minus रियल पार्ट कितना दिख रहा है? 4/3। 4/3. और इमेजिनरी पार्ट कितना दिख रहा है? -√6/3। कितने लोग समझ रहे हो इसको? यस सर। डन हो गया? चलिए, यहाँ तक की सारी बातें खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ तक का एनालिसिस एकदम था। अब आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि आई की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट ओवर ऑफ -1। इसका मतलब आई स्क्वायर जो है वो -1 होगा। बिल्कुल। आई क्यूब जो है वो -i हो जाएगा। आई की पावर 4 जो है वो -i², माइनस ऑफ -1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है? इसका मतलब आई की पावर 5 करोगे तो फिर से आई आएगा, आई की पावर 6 करोगे फिर से -1, आई की पावर 7 करोगे तो फिर से -i, आई की पावर 8 करोगे तो फिर से 1। इसका मतलब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर बार 4 के मल्टीपल के बाद वैल्यू सेम आती जा रही है कि नहीं? बोलो। यस सर। हर चौथे टर्म में वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात ऑब्जर्व कर पाए कि नहीं? बोलो। Yes. ये बात ऑब्जर्व हुई सबको कि नहीं? इसका मतलब अब यहाँ से दो रूल बनते हैं। आई की पावर में दो रूल चलते हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपको आई की पावर n निकालना है तो ये वैल्यू आई की पावर r होगी। यहाँ पर r क्या होगा? रिमाइंडर होगा। And n divided by 4. where r is remainder when n is divided by 4। जब आप n को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर में। अच्छा, 4 से डिवीजन की टेक्निक पता है ना? आखिरी के सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। अच्छा, 4 से डिवीजन करोगे तो या तो i की पावर 0 आएगा मतलब 1, बोलो, या रिमाइंडर 1 आएगा तो i, या रिमाइंडर 2 आएगा तो i², या रिमाइंडर 3 आएगा तो i क्यूब। बोलो भाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि ये लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि अगर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 1, अगर नंबर पूरा डिवाइड हुआ 4 से और 1 रिमाइंडर दे गया तो i, अगर 2 रिमाइंडर दे गया तो -1 i², और अगर 3 रिमाइंडर दे गया तो i क्यूब मतलब Minus i. Minus I. माइनस। यही चीज तो होगी। कितने लोग इस चीज समझ रहे हो? अच्छा, 4 से डिवीजन का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, ये बात फील कर रहे हो कि नहीं? Yes, sir. आखिरी के 2 डिजिट पकड़ने और उनको डिवाइड कर देना, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर में चढ़ा के लिख देना। कितने लोग पूरी कहानी समझे? अरे बोलो भाई। Yes, sir. पक्का? सर आखिरी के दो मतलब क्या सुन नहीं पाता सर। नहीं,
किसी 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? नंबर डिवाइड करके रिमाइंडर बचता है। मान लो नंबर बहुत बड़ा सा लिखा हो तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? पता नहीं सर, भूल गया। एक सेकेंड मिलित, 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो आखिरी में ऑड होता है। आखिरी में ऑड होता है तो 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 13 3 से डिवाइड है। नो सर। डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं बेटा, जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। अब बड़ा सा नंबर उसको डिवाइड तो करके चेक करते नहीं रहोगे। ऐसे ही जब 4 से डिविजिबिलिटी किसी नंबर की चेक करते हैं तो आखिरी के 2 डिजिट डिवाइड करते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर देंगे वही रिमाइंडर आंसर में आ जाएगा, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैंने जब अपना बैच स्टार्ट किया था तो ये डिस्कशन किया था ना मैंने। चलो आओ, अब जैसे मान लो आपको निकालना आई की पावर 194, क्या करोगे? सिर्फ 94 को डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर आ रहा है, आंसर इज आई स्क्वायर, मतलब -1, खत्म। अब जैसे आपको निकालना आई की पावर 4329 से 29 को डिवाइड करो, आंसर इज आई की पावर 1। आई की पावर अब जैसे आपको आई की पावर निकालना है 3157213, घबराने की कोई जरूरत नहीं, 13 को डिवाइड करो, आंसर इज आई। आई आई। कितना बड़ा भी नंबर लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करने, रिमाइंडर लगा के लिख देना। नहीं, यस सर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लिक कर पाए? बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। पक्का? यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो। सेकंड ऊपर कर दीजिए। ये क्या यही लिख रहे थे? यस सर। बताओ जरा, आई की पावर 31279 आई। की पावर 74317 आई की पावर 23154। तीनों आंसर बोलो। सर पहला आई क्यूब यानी कि माइनस आई, दूसरा भी माइनस आई, माइनस आई लास्ट वाला आई। सीधा एन, जो भी पावर एन है उसको 4 से अच्छा 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो? क्योंकि हर बार 4 पावर के बाद नंबर जो है वो 1 बन जा रहा है। ये बात समझ गए सब लोग? अरे हाँ या ना? तो लास्ट, हाँ लास्ट बोलो। नहीं सर, ओके। चलो रूल क्लियर, पहला रूल क्लियर हुआ आई में, बोलो। यस सर। रूल सेकंड बनाते हैं। देखो आई की पावर 1 तो आई था, आई की पावर 2 जो है वो आई स्क्वायर मतलब -1 था, आई की पावर 3 माइनस आई था, आई की पावर 4 जो है 1 था, दिखा? इसका मतलब आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3 एंड आई की पावर 4, आई -1 माइनस आई +1। क्या ये आंसर 0 आ रहा है? यस सर। यस। इसका मतलब 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम क्या हो जा रहा है? जीरो। दैट इज रूल नंबर 2। आई की पावर एन, नहीं, इफ n1 n2 n3 and n4 are 4 consecutive number integer, then क्या होगा? then i की पावर n1, i की पावर n2, i की पावर n3 and i की पावर n4, ये हमेशा क्या होगा? अब ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे तो ये सम 0 होगा। याद रखिएगा, जब ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे तो सम 0 होगा। सम 0 है तो ये चारों कंसेक्यूटिव होंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ये चारों कंसेक्यूटिव हैं तो ये सम हमेशा 0 आएगा ही आएगा, ये फैक्ट है। कि हर बार 4, उसका रीजन है ना, हर बार 4 के मल्टीपल में वैल्यू क्या होती है? रिपीट करती है ना। तो हर बार 4 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे तो वही वैल्यू रिपीट कर जाएगी, तो चारों का सम हमेशा 0 बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत? बोलो भाई। अच्छा, चाहे n1 n2 n3 पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे n1 n2 n3 नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों में कोई अंतर?
बट होने कैसे चाहिए, होने कैसे चाहिए? Consecutive. अच्छा सोचो, अगर यही चीज माइनस आई की पावर में चल रहा हो तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? बोलो, नहीं आएगा ना भाई, तब भी अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, अभी साइन में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी सब कुछ कैंसिल होकर रिजल्ट क्या दे देगा, 0। तो चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, दोनों में अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर है तो सम हमेशा 0 ही आएगा। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है, ये बता दो बस। कोई Yes. ऐसा जिसको डाउट Sir. आ रहा हो तो वो बता दो, कोई भी मतलब तो ऐसे लिख लो, वैसे जरूरत नहीं थी बट चलो लिख लो। चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब हमेशा 0 ही है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ चलो आगे बढ़े। अब ये रूल जो है क्यों बनाया मैंने, क्यों बताया, देखो जैसे मान लो r इक्वल टू 1 से लेके 29 तक जाना है आपको, और i की पावर r सॉल्व, सिग्मा हो गया। 1 से लेके 29 तक जाओगे भाई, I तो 28 तक तो लगातार सम 0 ही हो जाएगा। बोलो, ये 0, ऐसे करते करते 28 तक सब 0, सिर्फ एक टर्म बचेगा 29, हाँ है ना। यहाँ से Yes. लेके यहाँ तक का सम क्या हो गया, एक आंसर आया, आई की पावर 29 आई होता है। नहीं समझे? बोलो भाई। तो इसका मतलब हमने इस चीज को ऐसे समझा कि नहीं, अगर i इक्वल टू 1 से n तक i की पावर r ले जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर ये n 4 का मल्टीपल आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये n 4 का मल्टीपल +1 आया तो आंसर i आएगा। अगर ये n 4 का मल्टीपल +2 आया तो 2 टर्म बचेंगे। बोलो, नहीं, i की पावर 4k +1, i की पावर 4k +2, इससे i आएगा, इससे -1, तो आंसर i -1, रटना नहीं है इसको। और अगर यही 4k +3 आएगा तो लास्ट में 3 टर्म बचेंगे, 4k +1, 4k +2, 4k +3, तो आंसर कितना आ जाएगा, i -1 -i, यानी अब आंसर -1 आ रहा है कि नहीं। बट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप केवल तब लगा पाएंगे जब आपका सम कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट ऑब्जर्व करके लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 के पेयर में 0 हो जाएगा, जहां तक 4 के पेयर बनेंगे, बाकी बचे हुए या तो 1 टर्म बचेगा, या 2 टर्म बचेंगे, या 3 टर्म बचेंगे, उसके हिसाब से। कितने लोगों को कहानी क्लियर है? तो इसमें हमने दोनों रूल लगा दिए कि नहीं, पहला और दूसरा। 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 और i की पावर n अगर हमें निकालना है तो i की पावर n निकालने का तरीका हमारा क्या होगा, n को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और उसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। n को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाँ है ना। बोलिए। Yes. यस, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? चलिए, अब जैसे इसका आंसर तो आप तुरंत देखते ही बताओगे, r इक्वल टू 1 से लेके 193 i की पावर r, क्विक। I हो गया, कोई दिक्कत? अब जैसे इसी में थोड़ा वेरिएशन लें, r की वैल्यू अब 27 से स्टार्ट होके 196 तक जा रही है, और i की पावर r बताना। अब बताओ भाई, 1 से था तो रूल आपके पास था, तो जो रूल हमारे पास है उसी को ऑप्ट कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, I -1. इसको हम उसी रूल पे चलते हैं भाई, इसको हम r इक्वल टू 1 से 196 तक ले जाते हैं। क्या टर्म एक्स्ट्रा में नहीं थे हमारे पास, 1 से 26 तक, अब तो दोनों आराम से सॉल्व हो रहे हैं। 196 में तो पूरा सम 0 ही हो जाना है, क्योंकि पूरा 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 के सारे मल्टीपल बनेंगे। 26 में क्या होगा, 24 तक 0 हो जाएगा, एक 25 बचेगा और एक 26, तो क्या आंसर 1 - i हो गया, हाँ या ना? सोचो,
यहाँ पे यहाँ से यहाँ 4-4 के पेयर बना के सोचना कि सीधे r इक्वल टू 1 करना, r इक्वल टू 1 करना आसान पड़ेगा कि नहीं, कैलकुलेशन बच जाएगा। Yes. यहाँ सोचो 4-4 के पेयर 27, 28, 29, 30 ये 4 बनेंगे, फिर 31 से 34 ऐसे करके सोचो 4-4 बनाते जाओगे, उससे बेटर है सीधा 1 से 196 और 1 से 26 करके सीधा सिंप्लीफाई कर दो। कितने लोगों को बात क्लियर हो रही है? अरे हाँ है ना, गुड। बताओ जरा, r इक्वल टू r इक्वल टू 45 से 217 i की पावर r, बोलो आंसर। Zero. I. I. हाँ भाई, आंसर इज 0 i। I. I. सिंपल लॉजिक लगाया होगा, r इक्वल टू 1 से लेके 217 i की पावर r, इसका आंसर i आ रहा है। और r इक्वल टू 1 से लेके 44 i की पावर r 0 आ रहा है। अरे तो एकदम आसान सी चीज, देखा, 2 लाइन में आंसर लिख दिया। अब सोचो 45 से ऐसे काउंट करते तो टाइम टेकिंग था कि नहीं था, थोड़ा वेरिएशन। अब r इक्वल टू 1 से लेके 13, ये क्वेश्चन IT का है, बहुत पहले आया था, i की पावर r, i की पावर r प्लस 1। आंसर इज -1 plus I. -1 प्लस i बता रहे हैं। क्या किया, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। I की पावर R कॉमन ले लिया तो 1 plus I, उससे 1 plus I बाहर आ जाएगा। सही, फिर गुड, उसके बाद यही बस यही काम करना भाई। r इक्वल टू 1 से लेके 13 जाना है, i की पावर r, इसको लिखेंगे i की पावर r इंटू आई। जैसे आप r इक्वल टू 1 से 13 जाओगे, i की पावर r कॉमन, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई सिग्मा में कोई फर्क डालेगा नहीं, तो 1 प्लस आई पूरे सिग्मा से बाहर आएगा। और ये तो एनालिसिस में हम कर ही लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं, ये i आएगा और ये 1 प्लस आई आएगा, आंसर आएगा i प्लस आई स्क्वायर, मतलब -1 प्लस आई, यही बता रहे हो। yes sir. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, तरीका समझे कि नहीं। Yes sir. अब इसी में मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूं, r इक्वल टू 29 से 130 i की पावर r प्लस 1, बताओ क्या आएगा। ये बताओ, r इक्वल टू 79 से 2031 i की पावर r प्लस i की पावर r प्लस 2, ठीक है। पहले वाले का I क्यूब पहले वाले का माइनस I. फर्स्ट Yes आंसर sir. Minus I. भाई, फर्स्ट आंसर माइनस आई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes sir. भाई r इक्वल टू 29 से 130 जाएंगे और इसको i की पावर r इंटू आई करेंगे, i पूरे से बाहर कर लेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे। r इक्वल टू 1 से लेके 130 i की पावर r, और r इक्वल टू 1 से लेके 28 i की पावर r, इससे तो जीरो ही हो जा रहा है, यहाँ से आ रहा है -1, i इंटू -1, देन आंसर इज, बोलो, -1 आ रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। माइनस I सर. नहीं, गड़बड़ है भाई, अब 1 से 130 जा रहे हो ना,
2 टर्म बचेंगे। अरे 1 से 130 जाओगे तो 129 और 128 2 टर्म बचेंगे ना। बोलो भाई, आंसर -1 -i आएगा ना? नहीं, अरे बोलो भाई, यस सर, नहीं समझे? समझ गए। ये सम 0 आएगा कि नहीं? यहाँ पे यस सर, डिवाइड करोगे 128 तक पूरा पूरा डिवाइड होगा, 2 टर्म बचेंगे, i की पावर 129 एंड i की पावर 130 दोनों टर्म लिखोगे ना। आंसर -1 - आएगा। मिल गई गलती सबको कि नहीं? गुड, अगला आंसर। अगला आंसर बोलो। सर 0। अगला आंसर 0 बता रहे हैं भाई। कैसे? अब देखो अगले में क्या है। हाँ बोलो बोलो। सर आई की पावर कॉमन कर लिया तो आया था 1 + i², तो ये 1 0 हो + गया, i² सर 0 ही हो गया। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। अब इसको ब्रेक करने का कोई फायदा है क्या? सीधा 0, क्योंकि i² -1 होता है ना। अरे बोलो भाई, डन हुआ नहीं हुआ? गुड। अब तो सारी टेक्निक लगभग सीख गए। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों के एग्जैक्ट जो आंसर दे देगा उसको मैं एक प्राइज दूंगा, बट एग्जैक्ट दोनों के आंसर चाहिए मुझे। आपको मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक? पहला है r = 54 से 193 तक, i की पावर r, i की पावर r+1, i की पावर r+2, और दूसरा है r = 1 से लेके 27, i की पावर r, i की पावर 2r, i की पावर 3r एंड i की पावर 4r। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ से i की पावर r कॉमन करोगे तो 1 + i + i² बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, पूरे से एक i बाहर आ जाएगा, इसको आप ब्रेक कर दोगे। r = 1 से 193 और r = 1 से लेके 53, दोनों से i और i आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? ये 0। 0। एकदम सही किया, कोई दिक्कत। खेल सेकंड वाले में, सेकंड का आंसर है 24। अच्छा 0 क्यों लिख रहे हो तुम लोग? क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, i की पावर r कॉमन करते हो और इसको ये लिखते हो, ये लिखते हो ना, फिर कहते हो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 0, ये 0 होते पूरा 0। i की पावर मतलब आंसर 0 लिखने का लॉजिक यही लगाए होगे ना? ये नहीं लगा? यही लगा। कॉमन सेंस सोचो। जीपी बन रही है दूसरे जीपी थर्ड ना ना ना, तो अभी अभी हम बताएंगे ना। अब देख लो, जब आप इससे i की पावर r कॉमन करोगे तो एक्चुअली ये बनेगा, इसमें i की पावर r, i की पावर 2r एंड i की पावर 3r। देखो यही बन रहा है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। देखा? यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। यही आ रहा है ना? यस सर, यही आ रहा है। अब इसको तो फिर से सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो कोई फायदा है नहीं i की पावर r कॉमन लेने का। Done. अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, वो देखो। देखो इसको ब्रेक कर दो। r = 1 से लेके 27 i की पावर r, r = 1 से लेके 27 i² की पावर r, r = 1 से लेके 27 i³ की पावर r, और r = 1 से लेके 27 i की पावर 4 की पावर r। ये तो ब्रेक कर लोगे ना? अच्छा ये सॉल्व करना बड़ा काम नहीं था। 24 तक सारे टर्म 0 हो जाएंगे। बोलो 25 बचेगा, 26 बचेगा, 27 बचेगा। अरे हाँ या ना? इससे आंसर -1 आएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? ये तो यस Yes. सर, अच्छा,
आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है? -1 ये -1 की पावर आर लिखा है, यानी एक टर्म -1, एक टर्म +1, -1 +1 -1 +1, 26 तक सब जीरो हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा -1 की पावर 27, उससे आंसर आएगा -1। सेकंड वाला भी -1 हो गया, बोलो। थर्ड में Yes, sir. थर्ड वाला होगा r = 1 से लेके 27 माइनस आई की पावर r। मैंने बताया था माइनस आई में भी 4 कंसेक्यूटिव पावर जीरो होते हैं, ये भी 24 तक जीरो हो जाएगा। इसमें बचेगा माइनस आई की पावर 25, माइनस आई की पावर 26 और माइनस आई की पावर 27। तो माइनस आई की पावर 25 करोगे तो माइनस आई आएगा, माइनस आई की पावर 26 करोगे तो -1 आएगा, और माइनस आई की पावर 27 करोगे तो आई आएगा। अभी भी आंसर इससे भी -1 ही आ रहा है कि -1. नहीं। लास्ट आई की पावर 4 होता है 1, 1 to 27 और ये 1 की पावर आर है, 1 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार? 27 टाइम्स। अब बताओ, पहले से -1, दूसरे से -1, तीसरे से -1, चौथे से 27, आंसर इज 24. देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। कोई भी आंसर नहीं दे पाया, नोबडी गेट द प्राइज, डोंट वरी। सर इसमें ऐसे कर रहे थे कि I² से लेकर I⁴ तक तो GP बन जाएगी, फिर उसका सम तीनों में इंडिविजुअली निकाल रहे थे वैसे। अरे यार, बड़ा टाइम टेकिंग जाते हो, रास्ता गलत ले लेते हो तो। मान लो घर जाने के 10 रास्ते हैं, तो हमेशा जो है बड़ा वाला रास्ता ले रहे हो। देख रहे हैं तुमको, -4 सही है -4। भाई। देखो आई की पावर r, आई की पावर 2r को क्या लिखोगे? -1 की पावर r। तो इन दोनों का तो लोड ही खत्म हो गया, बोलो। दोनों सेम ही बन गए ना। r = 1 से लेके 47 आई की पावर r, आई की पावर -r, और ये 2 टाइम्स ऑफ -1 की पावर r बन गया कि नहीं, बस ये बताओ। अब ये सम जो है 44 तक जीरो, 3 टर्म बचेंगे, आया ना। ये भी 44 तक जीरो, 3 टर्म बचेंगे, बोलो। इसकी वजह से भी आंसर -1, इसकी वजह से भी आंसर -1, इसकी वजह से आंसर -1। ऐड कर दो उठा के, बोलो। कहीं डाउट आ रहा हो तो पूछो, पूछो भाई, किसी को डाउट आए तो पूछो ना, नहीं समझे? जब आप r = 1 से 47 आई की पावर -r करेंगे तो कंसेक्यूटिव पावर ही तो चलेंगी। आई की पावर -45, आई की पावर -46 एंड आई की पावर -47 बचेगा, 44 जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू देगा क्या? 1/i। ये वैल्यू देगा 1/-1, ये वैल्यू देगा 1/-i। ये और ये खत्म, आंसर -1 आ जाएगा, वही मैंने लिखा है। अब समझे कि नहीं? अरे बोलोगे हाँ या ना? तो यस आई की पावर में सिर्फ 2 रूल चल रहे हैं। एक रूल तो ये चल रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम क्या आ जा रहा है? 0, एक रूल। और दूसरा क्या आ रहा है कि आई की पावर अगर n निकालना है तो आई की पावर r के बराबर होता है, जहाँ पे n r जो है वो रिमाइंडर होता है, वो n is divided by 4। बाकी सिग्मा का यूज है। चलिए, ये बात हो गई खत्म। अब हम आई को जहां हमें डील करना होगा वहां हम डील कर लेंगे, ठीक है? ओके हो भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रख सकते हो अभी भी। डन है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं? नहीं, चलो ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर देते हैं। जेड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो एक आर्गन प्लेन बनाया गया है, एक प्लेन बनाया गया आर्गन प्लेन। इसमें 2 रेक्टेंगुलर लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहाँ पर हम रियल पार्ट ऑफ जेड ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ड्रॉ करते हैं। ये एक्स हो गया, वाई हो गया।
ये रेफरेंस पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y दोनों 0 है। अब सपोज z जो है वो आर्गन प्लेन पर x प्लस आई वाई है, तो बेसिकली वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें x रियल पार्ट होगा और y उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आर्गन प्लेन पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज x प्लस आई वाई, जहां पर x उसका रियल पार्ट होता है और y उसका इमेजिनरी। ये प्लेन होता है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन पर ये एक्सिस होती है रियल फॉर रियल वैल्यूज, ये एक्सिस होती है फॉर इमेजिनरी वैल्यूज। तो ऑब्वियसली अगर उसका रियल पार्ट x है तो x, इमेजिनरी पार्ट y है तो y, तो ये एक पॉइंट आता है। तो आर्गन प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो? अ पॉइंट x, y इन आर्गन प्लेन। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन पे। बोलो भाई। डन है मामला? कोई डाउट हो तो बोलो। बोलिए भाई। नो सर। वो हाँ बोलो। कोई पॉइंट कैसे लोकेट के एक बार बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसमें बेटा ये x डिस्टेंस ट्रेवल की रियल पार्ट के लिए रियल एक्सिस पे, ये y डिस्टेंस ट्रेवल की। अब ये x पॉजिटिव था तो इधर चलोगे, नेगेटिव था तो इधर चलोगे। y अगर पॉजिटिव है तो इधर चलोगे, y अगर नेगेटिव है तो इधर चलोगे। समझ गए? ओके सर। डन। यस सर। नोट कर लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है मॉडुलस ऑफ z, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z से, और एक आता है कॉन्जुगेट ऑफ z, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। ठीक है? अब देखो, मॉडुलस ऑफ z होता है z की डिस्टेंस कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट 0 से। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। और देख लो पहले, कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब होता है कि अगर हम रियल एक्सिस को इमेज बना दें, सॉरी मिरर बना दें, ये वाली एक्सिस अगर हम मिरर बना दें, तो z का जो इमेज होता है वो होता है z बार। ये है कहानी। समझ रहे हो? आर्गन प्लेन पे यानी कि मॉडुलस का मतलब मैंने क्या बताया, बोलो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z कहाँ से, फ्रॉम z इज इक्वल टू जस्ट 0। जीरो। यानी z की डिस्टेंस 0 से, दैट इज मॉड z। अब वो डिस्टेंस कितनी हो जाती है भाई, ये x है ये y है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गई कि नहीं हो गई? इसी को कहते हैं रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? z की 0 से डिस्टेंस। और कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या हो गया, मिरर इमेज से। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट z कहाँ से, रियल एक्सिस। बोलो भाई। अगर z जो है वो x प्लस आई वाई है, तो उसका मिरर इमेज z बार कितना हो जाएगा, x माइनस आई। जो पॉइंट y डिस्टेंस ऊपर होगा प्लस में वही पॉइंट y डिस्टेंस क्या आ जाएगा नीचे। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकाल लेंगे और ज्योमेट्रिकली उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात आपको दिख रही है। बोलो।
बोलो भाई। सर यस सर। हाँ सर ये बताओ। z के मॉड को z-0 का मॉड क्यों लिखा? जेड की डिस्टेंस कहाँ से लिए बेटा? अच्छा जी, ओके सर। हो गया? कोई डाउट हो तो बोलो। बाकी मॉडुलस अभी जब डिटेल में लेंगे तब समझ लेंगे, अभी के लिए इतनी बात काफी है। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ जेड जो है वो 3 - 4 आई है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आर्गन प्लेन। रियल पार्ट कितना है? 3, -4। 3। बोलो ये पॉइंट Yes. आएगा जेड 3 - 4 कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं इसका मॉडुलस कितना होगा, तो आप सीधा आंसर क्या देंगे? 3² प्लस माइनस Five. स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ तक? 5 हो जाएगी कि नहीं? और इसी का मैं अगर कॉन्जुगेट पूछूं तो कितना आएगा? 3 + 4 3 आएगा। + 4 है। कॉन्जुगेट कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव फर्स्ट Positive. वन। ये है तरीका। अरे हाँ है ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए कि नहीं? तो ज्योमेट्रिकली चीजें समझ में आई? व्हाट इज मॉडुलस, व्हाट इज कॉन्जुगेट, बोलो। ओके, देन आगे बढ़े। यस सर। अब हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i/y1 एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + i/y2 और आपने करना है Z1 + Z2। तो कुछ नहीं, रियल पार्ट से रियल पार्ट ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट ऐड करो। हमें यही करना है, Z1 में से Z2 माइनस करना है, तो Z1 के रियल पार्ट से Z2 का रियल पार्ट माइनस करो, Z1 के इमेजिनरी पार्ट से Z2 का इमेजिनरी पार्ट। बट अगर हमें Z1 × Z2 करना है तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। मतलब x1 + i/y1 से x2 + i/y2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट पता है क्या आता है? x1 x2 - y1 y2 + i टाइम्स ऑफ x1 y2 + y1 x2। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा। तो इसका एक याद रखने का एक शॉर्टकट दे देंगे, आप कैलकुलेशन उसी शॉर्टकट से ही करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप अपना मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन उसी शॉर्टकट से ही करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? यस सर। अभी क्या है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई आप करते हो तो वैसे ही नॉर्मल मल्टीप्लाई मैंने किया है। पहले x1 को मल्टीप्लाई करो और फिर i/y1 को। देखो नॉर्मल मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करोगे भाई। x1 x2 + i टाइम्स ऑफ x1 y2 + i टाइम्स ऑफ y1 x2 और प्लस i² y1 y2। i² की वैल्यू क्या होगी? -1। और -1। जैसे यहाँ से i कॉमन करोगे x1 y2 y1 x2 तो ये रिजल्ट नीचे लिखा है कि नहीं बेटा? Yes, sir. हाँ या ना? तो अब इसको याद आप ऐसे रखोगे, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो x1 y1 और x2 y2 लिख लोगे विद साइन। जो इसका रियल पार्ट होगा वो दोनों का प्रोडक्ट बीच में माइनस साइन। देख लो। और जो इसका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीच में प्लस साइन। लिखा कि नहीं भाई? बोलो। रियल पार्ट के लिए क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई, और इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या किया? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में प्लस साइन। एक बार बीच में माइनस साइन, एक बार बीच में प्लस साइन। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू विद साइन रख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रियल पार्ट हो गए दोनों, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हो गए। और इसका सीधा सिंप्लीफाई करके लिखो। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? बोलो भाई, लिख लोगे कि नहीं?
x1 Yes, x2 sir. y1 y2 बीच में माइनस साइन, फिर x1 को y2 के साथ, y1 को x2 के साथ और बीच में प्लस साइन। चलो ये तो वही एग्जांपल देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब बात आती है किसकी, तो एग्जांपल दे ही देते हैं। जैसे z1 मान लो है 3 + 4i और z2 मान लो है 1 - 2i और हमें निकालना है z1 + z2, तो क्या करोगे? 3 + 1 सीधा करोगे? अरे बोलो भाई, रियल पार्ट से रियल 4 पार्ट + प्लस 2i। और 4 - 2, अरे इमेजिनरी पार्ट -2 है ना उसका। सीधा सीधा देखो ना, 3 और 1 4i - 2i आया ना, तो लिखने का बस है। तो 4 + 2i आंसर आएगा कि नहीं? पर यहाँ 4 + 2i देख लो। अच्छा यहीं पे z1 - z2 करना होगा तो 2 + 6i। 2 + 6i आ जाएगा। वेरी गुड। अब यहीं पे z1 × z2 करना होगा, तो z1 × z2 में लिख लो 3 4 1 - 2। अब शुरू करो। 3 × 4 3 × 1 4 × -2 -8, बीच में कौन सा साइन लगना है? माइनस। माइनस प्लस i टाइम्स ऑफ 3 × -2 4 × 1 और बीच में कौन सा साइन लगना है? प्लस। तो आंसर कितना आया? 11 माइनस। कितने लोगों को प्रोडक्ट समझ में आया भाई? यस सर। पक्का? अरे हाँ है ना? यस सर। गुड। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? गुड। अब आता है लास्ट। अगर यहीं पे हमें z1/z2 करना है तो इसका तरीका होता है कि अगर हमें x1 + i/y1 अपॉन x2 + i/y2 करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब ऊपर तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि नहीं? ये मल्टीप्लिकेशन तो सभी लोग कर लोगे ना। नीचे क्या होगा? a + b a - b, तो रिजल्ट आएगा a² - b²। हाँ है ना? अब i² की वैल्यू -1 होती है, ये रिजल्ट आएगा x1 x2 + y1 y2 + i टाइम्स ऑफ x2 y1 - y2 x1 डिवाइडेड बाई x2² + y2²। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? अच्छा ये रिजल्ट याद नहीं रखना है आपको। हर बार जब डिवीजन करना है तो जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है उससे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम z1/z2 को ये बोल सकते हैं क्या? z1 z2 बार अपॉन z2 z2 बार। अच्छा z2 z2 बार क्या मॉड z2 का स्क्वायर दिख रहा है? तो हमने क्या किया? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर का जो था। अच्छा ये दोनों दिख रहा है ना z2, ये मॉडुलस का स्क्वायर बोलो। यस सर। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीखा ही, कर ही लेंगे। कितने लोगों को पूरी चीज समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अभी आएगी। जैसे यही वाला एग्जांपल देखो, आपको z1/z2 करना था, तो 3 + 4i अपॉन 1 - 2i। तो 3 + 4i में 1 + 2i मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1 + 4 देखो। अब ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे ना, बोलो 3 4 1 2, तो 3 - 8 + i टाइम्स ऑफ 6 + 4 डिवाइडेड बाई 5। तो आंसर कितना आया? -5 + 10i/5। तो आंसर आ रहा है -1 + 2i। कितने लोगों को समझ आ रहा है? बोलो भाई। यस सर। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया? आगे बढ़े। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर का कर लोगे कि नहीं सब लोग? कोई डाउट है किसी को? बोलिए भाई। इसको याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ये सब रटने वाली चीज नहीं है।
एडिशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, डिवीजन में क्या करना है, बस वो बात समझ लेनी है आपको। कितने लोगों को ये सब समझ आ गया है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी भी मुझे। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? अब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर लेंगे ना सब लोग? चलो। अच्छा, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब आप सिंप्लीफाई करके, जैसे ये था z1 बाई z2 को x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई किया आपने और इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख दिया। समझ गए? अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, z1 जो है वो है 1 प्लस 2i, z2 जो है वो है 1 प्लस आई, और z3 जो है वो है 2 प्लस 3i। अच्छा, एक चीज और, ये मतलब बताने वाली नहीं थी, सिंपल सी है। अगर आपको k इंटू z1 करना हो, ये क्या k x1 प्लस आई k y1 हो जाएगा? यस सर। यस सर। k कोई भी रियल नंबर होगा तो इसका मतलब x1 और y1 में वही k क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नहीं, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस पक्का? कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो रही है तो बता सकता है मुझे अभी। ये भाई के मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये बात दिख गई सबको कि नहीं? बोलो। चलिए, अब जैसे ये z1 z2 z3 ये थे, और आपको फाइंड करना है या सिंप्लीफाई करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। पहला z1 माइनस 2z2 प्लस 3z3, दूसरा z1 बाई z2 प्लस z3 z1, तीसरा क्या z3 बाई z1 बाई z2 और प्लस z3 बाई z1, और यहाँ पे z1 z2 प्लस z2 z3 माइनस z3 z1। z1 z2 z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिए, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पहला वाला हो गया। 5 + 9 है। 5 5 + + 9 9 है। है। पहला चेक करवा, पहला चेक कर। पहले वाले में कुछ नहीं करना था, z1 लेना था, 2z2 लेना था और 3z3। z1 तो सीधे 1 प्लस 2i हो गया, ये हो गया -2 - 2i, ये हो गया 6 प्लस 9, सीधा उठा लो, 6 और 7 -2 5 आ गया, 2 खत्म हो गया, तो आंसर 5 + 9 ही आ रहा। सही। हाँ भाई, पहला आंसर सबका सही है। सेकंड बताओ। सेकंड में करना है z1 बाई z, यानी कि 1 + 2i बाई 1 + i, और z3 मतलब 2 + 3i बाई 1 + 2i। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, बस, है कि नहीं? कर दो। क्या आएगा, 1 + 2i इंटू 1 - i, यहाँ पर a² + b², यहाँ पर आएगा 2 + 3i इंटू 1 - 2i, यहाँ पर a² + b²। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आराम से, वही लिख लो, 1 2 1 - 1, 1 + 2,
तो करोगे 1 इंटू 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -1 और 2 इंटू 1 बाई 2, यहाँ पे आओ 2 इंटू 1 और 3 इंटू -2 और प्लस, क्या ये 8 हो जाएगा बोलो, प्लस आई टाइम्स ऑफ इससे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू -4 और ये 3 डिवाइडेड बाई 6, नहीं डिवाइडेड बाई 5। अब पहला वाला क्या बना, e प्लस आई बाई 2, दूसरा वाला क्या बना 8 माइनस आई बाई 5। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आप एलसीएम ले लो 10, 15 प्लस 5i और 16 माइनस, तो क्या आंसर 31 प्लस 3i बाई 10 आ रहा था बोलो? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया? आंसर इज 31 प्लस 3i बाई 10। सिंप्लीफाई करना था वही तरीके से। लास्ट वाला और बता दो, थर्ड लास्ट वाला मेरे हिसाब से सभी लोग कर लेंगे, कर लोगे कि नहीं? Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z3 माइनस Z3 इंटू Z1। तो जैसे अभी हमने मल्टीप्लीकेशन सिखाया है वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करना है। -1 प्लस आई इंटू 2 प्लस 3i तुम बैठे रह सकते थे ना, लेकिन तुम्हारे में इतना मन लगता है, मन तो रोको। 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस 2i। अब बताओ, सिंप्लीफाई कर लो इसको, बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है आपको। कर लेंगे सब लोग कि नहीं? मैं करूं? कर रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन? Yes. पहला आ रहा है 1 माइनस 2 1 प्लस 2, ये आ रहा है 2 माइनस 3 2 प्लस 3, देखते जाना। और ये आ रहा है 2 माइनस 6 4 प्लस 3, ये हो जाएगा -1 प्लस 3i प्लस 1 माइनस 5i प्लस 4 माइनस 7। फाइनल आंसर इसका आ रहा है 4 प्लस 9। आई चेक करिए, 4 माइनस 9। अरे हाँ है ना, देखो सही लिखा है। Yes, sir. यस सर। आंसर इज 4 माइनस 9 है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि नहीं बोलो? अरे हाँ है ना, कर लोगे कि नहीं सिंप्लीफिकेशन अब? यस पक्का? अरे हाँ है ना, कर लेंगे ना सब लोग, बोलो। यस अच्छा, अब Yes, ये sir. सब तो बताने की जरूरत नहीं। जैसे z जो है वो x प्लस आई वाई है, कहीं लिखा हो रियल पार्ट ऑफ z, तो उसकी जगह क्या लिख दोगे? एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा हो तो क्या लिख दोगे? वाई z बार लिखा हो तो? एक्स और माइनस वाई नॉट z लिखा हो तो? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो समझ, अरे बोलो भाई, ये तो ओके है ना? ये तो आज की क्लास में भी आपने पढ़ा ना सारा कुछ ऐसे ही, बोलो। Yes, sir. यस और एडिशन भी कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, डिवीजन भी कर लेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। स्केलर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करना है वो भी ओके हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया यहाँ तक? बोलो। अच्छा अब सोचो, जेड स्क्वायर का मतलब जेड इंटू जेड हो गया, मतलब वही एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। तो नॉर्मल जो स्क्वायर करते वही कर दो, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई, है ना? तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2i(xy) उसी तरीके से आ जाएगा कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना, नॉर्मल स्क्वायर। तो यहीं पे जेड क्यूब करना हो तो बेसिकली x प्लस आई वाई का क्यूब। याद है a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस क्यूब 3ab प्लस ए बी प्लस बी। क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। याद आ रहा होगा सबको? अगर इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस आई क्यूब मतलब माइनस आई प्लस 3xy एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई प्लस 3xy स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। ये सब रटना नहीं है, ये सब याद मत करने लग जाना। नॉर्मल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सीधा वही सेम जैसे आपने पावर सीखी है वही पावर लगा दी है। तो नॉर्मल आप a प्लस बी लगाते हो, a प्लस बी का स्क्वायर, सेम लॉजिक, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, वही सारा फॉर्मूला आपने रिजल्ट वाइज लगाया है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? तो वो सारे रिजल्ट सेम है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ है ना, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, तीन वही x प्लस आई वाई को x प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर से x प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया। वही क्यूबिक वाला ही रिजल्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी आपके सामने आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप कर लेंगे कि नहीं बताओ? कोई डाउट हो किसी को तो बोलेगा वो होगा। नो कर सर। दोगे पक्का? यस। अब बात आती है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो क्या अप्रोच हो? मतलब जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, x1 प्लस आई वाई है, और Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह ट्रीट होता है, मतलब उसका एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि Z1 Z2 के बराबर है, ऑब्वियसली Z1 Z2 के बराबर कब होगा? y1 y2 बराबर। जब रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर, यानी x1 x2 के बराबर हो, y1 y2 के बराबर हो, तभी हम कहेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल। यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिखे हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के। समझ गए? बोलो भाई। अब जैसे इस पर बेस मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, फाइंड x एंड y इफ 3 + 2x + i टाइम्स ऑफ 3y - 1 इक्वल टू y + 2 इंटू y + 2 + i टाइम्स ऑफ x - 1। क्या करोगे भाई? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी 3 + 2x इक्वल टू किसके? Y plus 2. y+2। और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब किसके? आया ना? यहाँ से x और y में कितनी इक्वेशन आ गई? दो इक्वेशन आ रही है कि नहीं? बोलो भाई। दोनों को सॉल्व करके x और y निकालना है। कितने लोगों को सब कहानी समझ आ रही है बताओ? y की वैल्यू कितनी दिख रही है बताओ भाई? सही आंसर है x -3/5। x -3/5 आ रहा है ऐसा? अच्छा, दोनों माइनस आ रहा है। देखो सही है? अरे हाँ या ना भाई? यस सर। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इक्वल हो जाए। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. हो गया? अब बात आती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब Z1 इज ग्रेटर देन Z2, यानी कि Z1 ग्रेटर देन लेस देन Z2, ये पॉसिबल नहीं है।
ये नॉट पॉसिबल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकते हैं, कंपेयर नहीं हो सकते। मतलब क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। क्या हम दो पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बोलो भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी कंपेयर नहीं होते। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? अच्छा, अब अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में कह दे कि x1 प्लस आई वाई वन इज ग्रेटर देन x2 प्लस आई वाई टू इज पॉसिबल, तो कब पॉसिबल होगा भाई? कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना। y1 y2 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इमेजिनरी पार्ट होए ना। जैसे इमेजिनरी पार्ट हटेगा दोनों नंबर रियल हो जाएंगे, और रियल नंबर तो कंपेयर हो ही जाते हैं। ये स्टेटमेंट पॉसिबल सिर्फ तब है जब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट कभी पॉसिबल है ही नहीं। कितने लोगों को ये सब कहानी समझ आ रही हो? बताओ, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। हो गया, आगे बढ़े? बोलो भाई, आगे बढ़े। यस सर। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, फाइंड x एंड y इफ x और y निकालो। सबसे पहले इस साइड का रियल इमेजिनरी पार्ट, फिर इस साइड का रियल इमेजिनरी पार्ट, और फिर दोनों को बराबर। यही करोगे ना? यस सर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करो, फिर दोनों को बराबर कर दो।
हाँ भाई, कोई पहुंचा आंसर तक? जल्दी बोलो। नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x and y. क्यों, क्या हो गया? Yes. Yes, sir. 3x minus 2y is equal to 11 और 6x minus 4y is equal to 10. Yes, sir. दोनों सेम बन गई क्या? Yes, sir. But इनकी वैल्यूज अलग है, 11 और 5. अच्छा, यहाँ प्लस कर लो, अब आ जाएगा। अच्छा देखो, कर कैसे रहोगे? सबसे पहले एलसीएम ले ले रहे होगे ना? नहीं, 9 Yes. प्लस 6ix प्लस 2i माइनस 4i, 3 प्लस 6i 2 माइनस 4y। अब इसको लिखोगे तो 9 प्लस 2i i टाइम्स ऑफ 6x माइनस 4, और इसको लिखोगे तो कितना आ रहा है ये 3x प्लस 2 और i टाइम्स ऑफ 6 माइनस 4y। अब कंपेयर करोगे तो 9 प्लस 2i इक्वल टू 3x प्लस 2, 6x माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4y। देखो सही लिखा है। यहाँ से आएगा 3x माइनस 2i इक्वल टू 7, और यहाँ से आ रहा होगा कितना 6x प्लस 4y इक्वल टू 10, यानी कि 3x माइनस 2y 7 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर दो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और x को 2 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ। Yes, sir. देखो ये आंसर आ रहा है Minus X. half. माइनस हाफ, x2 एंड y माइनस हाफ। चेक करो, तो मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो गए तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं? पक्का? कोई डाउट हो तो बताओ, देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इक्वल तक की बात हम समझ